हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और ठीक उसी दिन हमारे एक दोस्त देश के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो बहुत समय से अलग अलग देशों की, मैं हुकूमत तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व के अधीन रहा और धीरे धीरे पिछले 20 सालों में उसने तरक्की और आधुनिकता की नई बुलंदियों को छुआ। कट्टरपंथी से अलग होकर एक, आप कह सकते हैं, गतिशील देश के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई। युवाओं ने, खासकर महिलाओं को काम करने की आजादी मिली। उन्हें अलग अलग कार्य क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में इंडिपेंडेंट काम करने का रास्ता उनके लिए खुला। इवन यहां तक पायलट्स भी, महिला जो थी वो अफगानिस्तान में से निकली। लेकिन 15 अगस्त को ऐसा क्या हो गया कि एक हंसते खेलते देश के ऊपर एकदम से तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब अगर हम बात करें कि आखिर में तालिबान है क्या, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा इस देश के ऊपर, वो आया कहां से है, उसकी मंशा क्या है, इस पूरे एपिसोड में आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक मुख्य देखने वाली बात है कि अफगानिस्तान देश के जो मूल निवासी है अफगान, और उन पे जिन्होंने कब्जा किया है तालिबानी, वो अलग नहीं है। पीछे सोशल मीडिया में एक बात ये चली थी कि मरने वाले और मारने वाले दोनों ही अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। तो अगर दोनों पार्टियां या दोनों बिरादरियां एक ही मुल्क, एक ही धर्म, एक ही संस्कृति के लोग हैं, तो आपस में लड़ाई किस चीज की है, हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा। तालिबान की जो नींव रखी गई थी वो लगभग अगर हम बात करें तो 1994 के आसपास मुल्ला मोहम्मद उमर ने इसकी नींव रखी थी। तालिबान को अगर आप अफगानिस्तान की भाषा जो पश्तून है, अगर उसमें कन्वर्ट करके देखें तो उसका जो मतलब है वो है स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। तो बेसिकली जो तालिबान की जो फॉर्मेशन हुई थी वो इस्लाम की कट्टरपंथी को मानने वाले स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हुई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी देशों का किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके ऊपर होल्ड रहा है। पहले रशिया का होल्ड रहा, फिर ब्रिटेन का होल्ड रहा, और अब लास्ट में अमेरिका की सरपरस्ती में जो राष्ट्रपति गनी की सरकार थी वो उसमें चल रही थी। यहां तक कि जो अफगानिस्तान की सेना थी उसकी ट्रेनिंग, उसको बैक सपोर्ट, उसको एयर सपोर्ट और उसको जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सपोर्ट थी वो भी अमेरिका की तरफ से मिलती थी। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि अफगानिस्तान देश को राष्ट्रपति गनी जो चला रहे थे वो कहीं ना कहीं अमेरिका की सरपरस्ती में ही उस देश को चलाया जा रहा था। और तालिबान जो संगठन है
इसने 1980-90 के दौर में रशिया को वहां से खदेड़ने के लिए मुजाहिदीनों का साथ लेकर उसको एक तरह से दूसरी विदेशी ताकतों से अलग कराने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि धीरे धीरे तालिबान का जो चेहरा था वो खौफनाक होता चला गया। वो सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनकर या एक अपने देश को चाहने वाली, धर्म, संस्कृति और कल्चर को बचाने वाली ऑर्गेनाइजेशन ना रहकर वो एक आतंकवादी संगठन की तरफ चल पड़े, जिसका जो चेहरा था वो बहुत ही क्रूर रूप में लोगों के सामने आया। उनकी दमनकारी नीतियां, शरिया को पूरी तरह से लागू करना, अपने देश को पूरी रूप से इस्लामिक स्टेट बनाना, जहां पर विमेन एम्पावरमेंट की कोई बात नहीं होगी, आधुनिकता की कोई बात नहीं होगी, पुराने रूढ़िवादी ख्यालों के हिसाब से लोग रहेंगे, महिलाओं को काम करने की, यहां तक कि पढ़ने की भी आजादी नहीं होगी, और अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनको पहले तो अकेले जाने की आजादी नहीं है, बाहर जाने के लिए उनको साथ में एक पुरुष साथी होना चाहिए, चाहे वो उनका पति हो, चाहे भाई हो या कोई और रिश्तेदार हो, और उसके बाद भी उनको पूरा का पूरा अपने तन को बुर्के में ढक के चलना है। इस तरह की सोच के कारण और धीरे धीरे टेररिज्म की तरफ बढ़ते हुए जो अफगान के मूल लोग हैं वो तालिबानियों के अगेंस्ट हो गए, और धीरे धीरे करते हुए तालिबान का जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने अनएक्सेप्टेबल कर दिया। और इसी सब चीजों के होते हुए अमेरिका ने वहां पे शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना वहां पे भेजी, जो तकरीबन लगभग 20 साल वहां पे रही। भारत ने भी अफगानिस्तान को आगे बढ़ने के लिए करोड़ों रुपए की मदद दी, वहां पे यूनिवर्सिटी स्थापित करी, वहां पे रोडवेज बनाए, और बहुत सारी चीजें जो एक देश को चलाने के लिए होती हैं उन सब चीजों का निर्माण किया, और धीरे धीरे अफगानिस्तान भी एक गतिशील देशों की सूची में खड़ा हो गया। अब देखने वाली बात है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता देश, जिसने 4 दिन के बाद 19 अगस्त को अपना आजादी का दिन मनाना था, वो इतनी जल्दी एक इस्लामिक कट्टरवाद या आतंकवाद आप कह लीजिए, ऐसे लोगों के हाथ में चला कैसे गया। एक देश की सबसे मजबूत जो ढाल होती है वो होती है उस देश की सरकार, और दूसरा उस देश को सिक्योर करने वाली वहां की आर्म फोर्सेस, जिसको हम सीधी भाषा में सेना कहते हैं। तो अफगानिस्तान के केस में क्या हुआ कि जब तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने लगा तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति गनी ही देश छोड़कर अपनी फैमिली के साथ भाग गए। जब राष्ट्रपति भाग गए तो सेना का मनोबल अपने आप टूट गया। वो लड़े तो लड़े किसके लिए? तो यहां पर अफगानिस्तान का तालिबान के हाथ में जाने में जो सबसे प्रमुख रोल है वो उनके राष्ट्रपति गनी का है। तीसरा, अमेरिका जो अभी तक इस देश को एक प्रोटेक्टिव कवर के साथ चला रहा था, उसने इमीडिएटली इस देश से बाहर जाने का फैसला लिया, जिसके जाते ही जो सेना अभी तक अमेरिकन सेना के साथ लड़ाइयां लड़ती थी, युद्ध करती थी, उनके हौसले भी टूट गए। अफगानिस्तान की सेना को अमेरिका की सेना ने इस तरह से ट्रेन किया था, एक मॉडर्न आर्मी के रूप में। उनको मॉडर्न हथियार दिए गए थे, उनको मॉडर्न
एयर बेस दिया गया था, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स दिए गए थे, लेकिन जो बैक एंड का कंट्रोल था वो सारा का सारा अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी वो कंट्रोल करती थी। अब यहां पर हुआ क्या कि अफगानिस्तान के जो सैनिक थे, जो लगभग 3 लाख के आसपास थे, मजे की बात है 3 लाख की सेना को 90 या 95 हजार तालिबानी लड़ाकुओं के आगे घुटने टेकने पड़ गए। इसमें साथ साथ में एक चीज और भी चलती है जो प्रमुखता से उभर कर आ रही है, अखबारों में पढ़ी जा रही है या लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। इल्जाम तो यहां तक भी लगाए जा रहे हैं अखबारों के माध्यम से कि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, जो देश को चलाने के लिए 2 मेन सुपर पावर्स होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा करप्शन था। सेना के लिए जो भी हथगोले या बारूद या जो भी साजो सामान की खरीद होती थी वो सेना तक पहुंचने से पहले ही बाहर ब्लैक मार्केट में बिक जाती थी और उस ब्लैक मार्केट से होते हुए वो तालिबानियों तक पहुंचती थी। तो कहीं ना कहीं इस देश को लुटाने में इसके अपने सरपरस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था। दूसरी तरफ अगर हम सेना की बात करें तो सेना को, जैसे मैंने पहले कहा कि मॉडर्न तरीके से सिखाया गया था, और मॉडर्न तरीके की आजकल जो भी फाइट्स होती हैं वहां पर हमने देखा है कि जब आर्मी बैटल ग्राउंड में जमीन पर रहकर किसी से भी लड़ाई लड़ती है तो उसको सपोर्ट देने के लिए एयरफोर्स काबिल होती है। जब अमेरिका की सेना यहां से निकली तो साथ में वो अपनी वायुसेना को भी लेकर निकल गई। तो अफगानिस्तान के सैनिक जो थे वो ग्राउंड बैटल तो लड़ रहे थे, लेकिन उनको कहीं से भी एयर स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, एयर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिस कारण से उनको लड़ाकुओं के आगे घुटने टेकने पड़ गए। ये सारा का सारा मंजर हुआ और धीरे धीरे करते हुए तकरीबन 4 करोड़ की पॉपुलेशन वाला एक देश एक कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया। ये तो बात हुई कि अब जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या सिचुएशन बनेगी। हम इतिहास को उठा के देख लें या हम मॉडर्न टाइम की भी बात कर लें, कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती किया हुआ कब्जा उसको काबिज रख पाना इतना आसान नहीं होता। तालिबान ने जैसे भी करके, चाहे काबुल के मेन राजधानी के ऊपर और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए बाकी सारे शहरों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और एक तरह से आज पूरी की पूरी सत्ता उनके हाथ में है। लेकिन उनको जो अपनी सत्ता चलानी है वो चलानी तो अपने लोगों के ऊपर ही है। जो अफगान पठान हैं उनके साथ रहकर और उनके ऊपर ही उनको अपनी सत्ता चलानी है। तो जब पब्लिक आपको पसंद ही नहीं करती तो आप सत्ता चलाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति गनी चाहे देश छोड़कर भाग गए हों, लेकिन उपराष्ट्रपति उमर उल्लाह सालेह अभी भी अफगानिस्तान में हैं और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो डिप्टी प्रेसिडेंट थे तो इसलिए उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया इस कंट्री का। और वो कहते हैं कि क्योंकि राष्ट्रपति जा चुके हैं तो उनके बाद जो डिप्टी है वही होता है, और वो क्योंकि अपने नागरिकों के साथ वहां पे डटे हुए हैं तो वही एक तरह से इस देश के अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। इस सारे खेल में अगर हम समझें तो पंजशीर करके एक जगह है जो काबुल से तकरीबन 2-2.5 घंटे के सफर पे है। ये एक वैली एरिया है जहां पे तकरीबन 1.5-2 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। इस एरिया में एक नेता है अहमद मसूद, जिनको पंजशीर का शेर भी कहा जाता है। उनके साथ डिप्टी प्रेसिडेंट
उमरुल्लाह ने मिलकर इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि शायद वो तालिबान को पंजशीर में एंट्री तो नहीं होने देंगे। अब यहां पे दो सवाल फिर उठ के आते हैं कि क्या पंजशीर के लोग और उस एरिया की जो छोटी सी सेना और उसके जो नेता हैं, क्या वो तालिबान से लड़ने में पूर्ण रूप से सक्षम है या वहां के नागरिक भी सरेंडर करते हैं? अब यहां पे दो बातें हैं कि अगर तो वहां के नागरिक सरेंडर कर देते हैं तो अपने नेता के ऊपर जो शेर की एक छाप लगी हुई है, जिन्होंने अभी तक अपने एरिया को तालिबान के कब्जे में नहीं जाने दिया, वो कहीं ना कहीं वो धूमिल हो जाएगी और काबुल के लोग जो मुल्तन पठान हैं, उनकी जो बहादुरी के किस्से अभी तक गाए जाते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं एक धब्बा लगेगा। तो शायद लोग ये ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अगर उनके ऊपर कब्जा हो जाता है तो फिर इस देश में क्या स्थिति बनेगी, क्या रणनीति बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि वहां पे कब्जा तालिबान का नहीं हो पाया। अब अगर हम बात करें इस एरिया में जो लोग रहते हैं, वो मूलतः पश्तून, हजरा, उज़्बेक और तुर्कमन लोग ज्यादा यहां पे हैं। तो हो सकता है कि इन सब लोगों को इकट्ठा करके पंजशीर की जो नेता है और जो डिप्टी प्रेसिडेंट यहां पे जमे हुए हैं, शायद वो किसी तरह से अपने आप को तालिबान से बचा के रखे। और दूसरी तरफ तालिबान के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उनके जितने भी इस वक्त जो प्रमुख शीर्ष नेता हैं, उन्होंने अभी तक जो किया है वो लड़ाई झगड़े, आतंकवाद, फिरौती, ड्रग स्मगलिंग, ये सारी चीजों का तो उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन एक देश चलाने का, एक सत्ता चलाने का उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो हो सकता है, जैसे सुनने में आ रहा है कि जो पूर्व राष्ट्रपति करजाई हैं, उनके साथ भी तालिबान के जो नेता हैं वो बातचीत करने में लगे हुए हैं और शायद हो सकता है कि वो करजाई को अपना राष्ट्रपति बनाए, क्योंकि उनको सत्ता और देश चलाने का अनुभव है और जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ तालमेल बिठाने का भी उनको है। तो अगर किसी ना किसी तरीके से तालिबान को, अफगानिस्तान को एक देश के रूप में चलाना है, तो उनको कुछ पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लोगों को अपने साथ लेके चलना होगा। तो हो सकता है पंजशीर में जो लोग हैं, जो नेता वहां पे ताकतवर हैं, शायद तालिबान उनसे लड़ेगा नहीं, बल्कि उनको अपने साथ लेके इस देश को चलाने की कोशिश करेगा। ये हालात इस वक्त थोड़े थोड़े तालिबान में के कब्जे वाले अफगानिस्तान में आज की डेट में बने हुए हैं। अब अगर इस घटनाक्रम को हम थोड़ा सा 20 साल पीछे जाके देखें, जब पिछली बार तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, उस वक्त मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा उपलब्ध या इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। लेकिन आज के अफगानिस्तान में ये सब कुछ अवेलेबल है। वहां की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, गर्ल एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट की बात अभी तक उस देश में होती रही है। उनकी सोचने समझने की और मीडिया और इंटरनेट को यूज करने की भी ताकत बहुत ज्यादा है। उन सबके सपोर्ट सिस्टम से ये लोग बाहर के देशों से जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उनको अपनी अपील्स कर रहे हैं कि हमें तालिबान से छुड़वाया जाए, तो शायद यहां पे इस चीज का कोई असर होगा और तालिबान को या तो अपने जो तौर तरीके हैं वो बदलने पड़ेंगे। जो कट्टरपंथी और जो उनका आतंकवाद का जो चेहरा अभी तक, टेरर का चेहरा जो लोगों के सामने है, उसको या तो उनको अपने आप को पूरे रूप से बदलना होगा, तब जाकर वो कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति, उनका साथ पा सकेंगे, तभी वो इस देश को चला पाएंगे।
दूसरी तरफ अगर वो अपने पुराने रुख और अपने पुराने रवैये को नहीं छोड़ते तो ये देश चलेगा कैसे? इस देश का जो बफर फंड है या जो बाहर के देशों से इस देश को पैसों की मदद मिलती है या और जो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स इस देश में हो रखी हैं, वो अभी सारी देशों ने और संयुक्त राष्ट्र ने भी सारी की सारी फ्रीज कर दी है। तो कहीं ना कहीं उनके सामने पैसे का संकट भी रहेगा। तो अगर उनको अपने आप को इस देश में हुकूमत चलानी है, इस देश पे अपनी सत्ता को काबिज रखना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने चेहरे को थोड़ा बदलना पड़ेगा। उन्हें कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशनरी चेंज जो दुनिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, उन सब चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज इस देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, आप जिन लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जिन लोगों को जो आपका एसेट है, अगर वो लोग आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो आप राज करोगे किसके ऊपर? भाई जिन लोगों के ऊपर आपने राज करना है उनमें भी तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो तालिबान के केस में अफगानिस्तान लोगों का अभी तक कोई ज्यादा भरोसा है नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह से भी आ रही हैं कि तालिबान अपना जो सॉफ्ट फेस है वो सिर्फ काबुल जो राजधानी है अफगानिस्तान की, वहां पे ही शो कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी इलाके हैं अफगानिस्तान के, वहां पे उनकी क्रूरता और उनकी जो कट्टरपंथी है वो पूरी तरह से सामने आ रही है। जो लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं या तो उनको मार दे रहे हैं या उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है। लड़कियों के, विमेंस के बाहर निकलने पे ऊपर पूरी की पूरी पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग नौकरियां कर रहे थे उनको नौकरियों पे जाने से मना कर दिया गया है। लेडीज के लिए फरमान जारी हो गए हैं कि आप बाहर नहीं निकलोगे तो बुर्के में निकलोगे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस्लामिक और दमनकारी जो उनकी कट्टरपंथी की नीतियां हैं वो देश के बाकी हिस्सों में चला रहे हैं, लेकिन काबुल में अपना साफ सुथरा चेहरा दिखा रहे हैं ताकि वर्ल्ड मीडिया को यह लगे कि तालिबान शायद बदल चुका है। तो इस तरह के ये सारे घटनाक्रम आज की डेट में अफगानिस्तान में हो रहे हैं। जो होना था वो हो चुका। ये आज की सच्चाई है कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया है। ऑल्दो 19 तारीख को, 19 अगस्त को अफगानिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे होता है, तो लोगों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने तालिबान के लड़ाकों के सामने उनका जो सफेद झंडा है उनको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने देश के फ्लैग को होस्ट किया, उनके सामने नारे लगाए, उन्होंने बहुत सारे जुलूस भी निकाले, ये कहते हुए कि हम अपने अफगानिस्तान देश के झंडे को प्यार करते हैं और देश का झंडा यही रहेगा। तालिबान का सफेद झंडा उनको नहीं कबूल है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पब्लिक में रिटेलिएशन है, पब्लिक उनके अगेंस्ट है। अब देखने वाली बात यह है कि 70,000 या 90,000 लोग कब तक 3 या 4 करोड़ लोगों को अपने काबू में रख पाएंगे? क्या सिर्फ बंदूक के जोर पर वो लोगों को दबा पाएंगे? आज की दुनिया में ऐसा करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी तरफ ये बात भी है कि अमेरिकन सेना जो अपना पीछे पूरा ताज, लश्कर, अपने आर्म्स, एम्युनिशन छोड़ के गए हैं, उसमें कई इस तरह के हथियार भी हैं जो शायद तालिबान के लोगों को चलाने ही नहीं आते। तो उन्हें चलाने के लिए या उनके, अगर वो चलाने सीख भी जाएं तो उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स के लिए उनको फिर वेस्ट कंट्रीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो ज्यादातर रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये कंट्रीज ही सप्लाई करती हैं। तो अगर वो उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे तो वो जितना आर्म्स एंड एम्युनिशन का जखीरा उनके पास है वो भी उनके किसी काम का रहने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा कर लेने से उनकी खुशी तो जाहिर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नेताओं को यह डर भी सता रहा है
कि हमने कब्जा तो कर लिया, अब हम इस देश को चलाएंगे कैसे। देश चलाने के लिए लोगों का सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, फिर उसके बाद उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसे चलाने के लिए आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा और लियाकत सिर्फ जेंट्स में होंगी, फीमेल्स में नहीं होगी, आपको उस तरफ भी काम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि शायद तालिबान के जो इस वक्त शीर्ष नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने ही इस उधेड़ बुन के जाल में फंसे हुए हैं कि अब कब्जा तो हो गया, अब हम इस देश को चलाएंगे कैसे। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आती है कि तालिबान ने जहां पर भी अपनी नीतियां या जहां पर भी अपने ऑपरेशन चलाए, उनके साथ में कुछ आतंकवादी संगठन भी रहे, जिसमें सबसे प्रमुख है अल-कायदा। इवन यहां तक भी खबरें हैं अखबारों में कि जो तालिबान के जो लड़ाकू हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, उसमें भी गुट बने हुए हैं कि अभी तक उन्होंने एक बार तो जीत ली है, लेकिन अब शीर्ष नेताओं के सामने यह सवाल भी है कि उनके तालिबानियों के बीच में ही जो ग्रुप बने हुए हैं, जो गुटबाजी है, उसको कैसे दूर किया जाए। कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि वो लोग ही आपस में एक दूसरे को मरने मारने पे तैयार हो जाए, क्योंकि है तो वो लड़ाकू, तो सुनने वाले तो वो अपने नेताओं की भी नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन नेताओं को, इन लोगों को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी तरफ अगर तालिबान के अफगानिस्तान पे कब्जा होने के बाद कुछ देश उसका इस्तेमाल सिर्फ टेरर एक्टिविटीज के लिए और अल-कायदा को दोबारा से डेवलप करने के लिए करेंगे, तो तालिबान के नेताओं के सामने यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो अब अपने कंट्रोल में आए हुए अफगानिस्तान को टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए ना इस्तेमाल होने दें। पर क्या ऐसा संभव हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको सॉल्व करना या जिसका जवाब देना वो तालिबान के लीडर्स की अब एक जिम्मेवारी बन जाती है। अब हम अगर एक पल के लिए मान लें कि अफगानिस्तान की जनता तालिबान के राज को कबूल कर लेती है, तो तालिबान के सामने सबसे पहले चुनौतियां क्या होंगी, क्योंकि आपने दमन करके या लड़ाई करके या जबरदस्ती करके एक देश पे कब्जा तो कर लिया, चलो किसी तरह से आप उन लोगों में सहानुभूति भी पैदा कर लें कि वो आपको अपने अंडर मानने को भी तैयार हो जाएं। तो कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक सवाल हैं जो अनसुलझे हुए हैं, जिनका जवाब शायद वक्त देगा या तालिबान के नेता इसके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं या करेंगे। ये मेरे अंदर के एक विचार है कि ये सारी स्थितियां अब अफगानिस्तान में उत्पन्न होने वाली हैं। पहली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है कि लोगों का विश्वास जीतना, लोगों में तालिबान के प्रति जो नफरत और जो उनके अगेंस्ट उनकी विचारधारा या जो उनके जो खूनी मंजर उन्होंने देखे हैं, उन सबको मिटाकर तालिबान को एक समाजवाद, एक पब्लिक फेवर्ड गवर्नमेंट बनाने की पेशकश करनी होगी। यह सबसे पहला काम होगा। उसके बाद देश चलाने के लिए उनको रोजगार पैदा करने पड़ेंगे, नौकरियां देनी पड़ेगी। अब नौकरियां देने के लिए इंडस्ट्री चाहिए या इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन, मेल मिलाप और उनके तरीकों से चलना पड़ेगा। तो यहां पर भी उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी कोई देश जाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां पे इंडस्ट्री आएगी,
वहां पे लॉजिस्टिक्स बनेंगे ताकि लोगों के लिए नौकरियां बनेंगी, क्योंकि अगर नौकरियां नहीं होंगी तो लोग भूखे मरेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तीसरी बात, अभी तक जो तालिबान का चेहरा है वो पब्लिक के सामने और अफगानिस्तान की जनता के सामने एक कट्टर इस्लामिक सोच वाले लोगों का है। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी इस सोच में भी परिवर्तन लाना होगा। वो परिवर्तन कैसे आएगा? एजुकेशन देने की उनको मुहिम चलानी पड़ेगी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, विमेन के प्रति उनकी जो नफरत है या जो वो औरतों को काम नहीं करना देना चाहते या उनको पढ़ने नहीं देना चाहते या उनको हर वक्त बुर्के में कैद रखना देना चाहते हैं, उस नीति के ऊपर भी उनको काम करना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट की राहें आगे खुलेंगी। तीसरा, उनको एजुकेशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन और जो मॉडर्न जीने के तरीके हैं उन सबको उनको अपनाना होगा इस देश को आगे चलाने के लिए। फिर दुनिया में उनको अपनी सत्ता को मनवाना होगा। अभी तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो शायद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया ही शायद तालिबान की गवर्नमेंट को एफिलिएशन दे, बाकी कंट्रीज अभी शायद उनको देने के हक में नहीं है। इसीलिए जितनी भी फंडिंग है, जो भी उनका पैसा है, वो सारा का सारा फ्रीज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनको वर्ल्ड को भी ये दिखाना पड़ेगा कि हमने इस देश पे जो कब्जा किया है वो पठानों का देश, पठानों के लिए, ऐसी रवायत सबको दिखानी होगी जो मूल मंत्र से तालिबान संगठन जब बनाया गया था, जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उस चीज को वर्ल्ड के सामने पेश करना पड़ेगा। तब जाकर कहीं देश उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे, उनके साथ बाइलेटरल व्यापार और बाकी सारी चीजों का हस्तांतरण होगा, तब जाकर वो उसको बना पाएंगे। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं लोगों में सुरक्षा की भावना भी देनी पड़ेगी कि जो लोग पहले जब गवर्नमेंट थी, जो फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करते थे या जो लोग पहली सरकारों में नौकरशाही करते थे या सेना के लिए काम करते थे, उनको बल्कि उनको इस तरह से करना चाहिए कि उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, जो लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं, उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए, ना कि उन लोगों की हत्याएं करनी चाहिए और उनको देशद्रोही डिक्लेयर करना चाहिए। उन लोगों को, क्योंकि एक बना बनाया सिस्टम तो देश का पड़ा ही है, सिर्फ ये है कि वो लोग आपको मानने को तैयार नहीं, आप उन लोगों के सिस्टम को मानने को तैयार नहीं। अगर आप उस चीज को अडेप्ट कर लोगे तो आपके पास एक बना बनाया सिस्टम पड़ा है जिसको आप बड़े इजीली चला सकते हो और अपने आप को थोड़ा सा ढालने के बाद आप इस देश के लोगों के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत कर सकते हो, जो एक्चुअल में आप करना चाहते हो। एक जो इनके सामने, एक नहीं दो समस्याएं जो मुख्य तौर पे आने वाली हैं, वो एक तो ये जो मैं पहले बात कर चुका हूं कि टेररिज्म को किसी भी तरह से अपने देश में पनपने ना दें, अपने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को टेररिज्म का अड्डा ना बनने दें और वर्ल्ड को ये बात क्लियरली मैसेज दें कि हम किसी भी तरह से टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक लोगों का और वर्ल्ड का ये मानना है कि तालिबान का अफगानिस्तान में आने का मतलब है कि अलकायदा का फिर से पुनर्जन्म और अलकायदा के थ्रू पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म की एक्टिविटीज। इन सब चीजों का अगर वो वर्ल्ड पावर्स को या बाकी देशों को यकीन दिला पाए तो शायद उनके लिए देश चलाना थोड़ा सा आसान होगा। और सबसे अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इनको देखनी होगी, हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स और मिनरल्स का बहुत बड़ा खजाना है। उनके जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो शायद इस वक्त उनको अपना कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस ताक में तो नहीं है कि उनकी जो खनिज,
उनकी जो फॉरेस्ट, उनकी जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशंस हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा है, सारा का सारा ड्राई फ्रूट्स का कुछ बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वहीं से आता है, अफगानिस्तान से आता है। क्या लोग उसके ऊपर कब्जा करने को उनका इस्तेमाल तो नहीं करेंगे? तो उनको कहीं ना कहीं ऐसी कंट्री से भी सामना लेना पड़ेगा जो उनके रिसोर्सेज को उनको सपोर्ट देके यूटिलाइज करने के मंशा में तो नहीं बैठे हुए। और लास्ट में, अफगानिस्तान में सब जानते हैं कि अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। अफीम को अगर हम एज ए मेडिसिन माने, अगर वो उसका एक्सपोर्ट प्रॉपर तरीके से अपना दवाई बनाने के लिए यूज करेंगे तो शायद उनके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर अफीम को एज ए ड्रग और उसको सिंथिकेट करके उसके बाद में उससे जो हेरोइन और जो बाकी सारी चीजें बनती हैं, अगर ये लोग उसके व्यापार करने में जुट गए तो कहीं ना कहीं लोगों का और बाकी कंट्रीज का इनके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा कि तालिबान को अगर अफगानिस्तान पे अब कब्जा करने के बाद इस देश को चलाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में चेंज करना पड़ेगा, अपने रूल्स, अपने सिस्टम और अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। लोगों को साथ लेते हुए अपने जो ऑलरेडी डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, जो ऑलरेडी उनकी पढ़ी लिखी एक पीढ़ी उनके पास पूरी की पूरी है, नौजवान बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो उनका एक इंटेलेक्चुअल बैंक है, वो यहां से पलायन करके दूसरे देशों में ना चल जाए उनके डर से। उनको इस डर को खत्म करके उनको अपने देश में ही रोकना होगा ताकि वो अपने देश को एक समृद्ध देश बना सके। और जो पुराने राजनायक या पुराने नेता जो अभी तक अपनी धरती के साथ जुड़कर और उसको पकड़ के बैठे हैं, अगर उनको साथ में लेकर वो एक पब्लिक के साथ एक सरकार बनाते हैं और देश को चलाने की कोशिश करते हैं तो शायद आने वाले समय में तालिबान का चेहरा भी बदलेगा और अफगानिस्तान एक नई प्रगति की ओर बढ़ेगा। अन्यथा ये देश अभी तक जैसा नजर आ रहा है शायद बर्बादी पे खड़ा है। लेकिन अगर तालिबान के नेता इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देंगे और इस सिस्टम में और अपने आप में थोड़े से रिफॉर्म लाएंगे तो शायद अफगानिस्तान की जनता और अफगानों के साथ जो तालिबान के हिसाब से उन्होंने जो उनको विदेशियों से आजादी दिलाई है, शायद वो सच मायने में आजादी होगी। इसी नोट के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपके किसी भी तरह के सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हम तहे दिल से आमंत्रण करते हैं और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। इसी तरह के और करंट टॉपिक्स के ऊपर हमारी पेशकश को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज फ्रेम के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और नए विषय पे, किसी और नई बातचीत के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।